हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर जिसको डीबीटी जेआरएफ भी बोला जाता है, इसके बारे में इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसमें कैटेगरी 1 क्या होता है, कैटेगरी 2 क्या होता है और इसके जो फॉर्म्स हैं वो अभी ओपन हैं। 28 फरवरी से इसके फॉर्म्स चल रहे हैं और 28 अप्रैल तक 28 मार्च तक चलेंगे, तो लगभग एक महीना इसके एग्जाम इसके जो फॉर्म्स हैं वो फिल किए जाएंगे, तो वो आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो एग्जाम है वो 13 मई को होगा। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन में लगभग एक महीना बचा हुआ है, इसमें आप किस तरह से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज आपने अभी CSI नेट का एग्जाम दिया है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि CSI नेट का एग्जाम आप सभी ने दिया होगा, बिकॉज ये जो एग्जाम है ये लाइफ साइंसेज से रिलेटेड सारे कैंडिडेट्स के लिए है। लाइक आप मास्टर्स आपका बायोटेक्नोलॉजी में हो, माइक्रोबायोलॉजी, या फिर इसके अलावा इसमें ME M.Tech वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं, MVSC वाले, MBBS वाले भी एलिजिबल हैं। और इसके अलावा तो लगभग आप सभी लाइफ साइंसेज से रिलेटेड सारे कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज CSI नेट का जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड इसका लगभग सिमिलर है इसका सिलेबस। और इसमें क्वेश्चंस कैसे से पूछे जाते हैं वो भी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर देखें तो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 इस तरह से यहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी हायर होती है एंड कैटेगरी 2 की कट ऑफ थोड़ी लो होती है। कैटेगरी 1 क्या होता है, जिसमें अगर आप डीबीटी जेआरएफ कैटेगरी 1 से क्वालिफाई होते हैं तो आप PhD अगर कहीं ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा इक्विवेलेंट टू CSI नेट। जैसे CSI के अंदर जो जेआरएफ मिलता है उसी तरह से आपको मिलेगा। और कैटेगरी 2 क्या होता है कि आफ्टर MSc हम किसी एज ए जेआरएफ की पोस्ट पे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, उनमें अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आप कैटेगरी 2 से अगर क्वालिफाइड हैं तो इसमें डीबीटी जेआरएफ के फंडेड जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर आपको पोजीशन मिल जाएगी और वहाँ पे आपको वो वही इक्विवेलेंट इसका जो स्टाइपेंड रहेगा वो भी कैटेगरी 1 जितना ही रहेगा, जो होता है 37,000 पर मंथ एज ए जेआरएफ। और आफ्टर 2 years ये 42,000 हो जाता है जब आप SRF में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड है, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। और कैटेगरी 2 में अगर आप प्रोजेक्ट में हैं और उसके साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपको PhD में भी वो एनरोल कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। अगर इसमें नेक्स्ट देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, तो इसमें ये सारे जो MSc के जो बायोटेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंसेस है, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे जो जो भी हैं वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे अदर स्ट्रीम्स भी हैं, BE, B.Tech, MBBS, ये सारे भी इसमें बैचलर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc, M.Tech, MVSC, M.Pharma, ये वेटरनरी साइंस है और ये फार्मेसी वाला है। तो ये सारे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। देन इसमें जो 60% इसका मार्क्स जो हैं वो मास्टर्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए, एंड 55% मार्क्स होने चाहिए SC, ST एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स हैं फॉर जनरल कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी, और एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का है SC, ST और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए, और 3 ईयर का रिलैक्सेशन है OBC के लिए। इसके अलावा इसमें स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो दिया हुआ है। स्टाइपेंड के साथ में आपको जो फेलोशिप प्रोवाइड होती है उसके साथ में आपको कंटिजेंसी भी प्रोवाइड होती है, वो होती है 30,000 पर ईयर, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अब इसके जो फॉर्म जो फिल इसके जो सिलेबस है वो यहाँ पे दे रखा है। सिलेबस के बारे में अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। पेपर का पैटर्न कैसा होगा, यहाँ पे पार्ट A एंड पार्ट B 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट A के अंदर यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चंस ये कंपल्सरी हैं
एंड इसमें क्या होता है कंपल्सरी, इट मीन्स ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, बिकॉज अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको नहीं करने, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और -1 मार्क इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 50 क्वेश्चंस, और ये कितने मार्क्स के होंगे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क्स। तो ये होगा टोटल 150 मार्क्स का पार्ट ए। एंड पार्ट बी, इसके अंदर आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इसमें से कितने करने हैं, ओनली 50 क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस है। इसमें 50 क्वेश्चंस आपको इजीली, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस आराम से मिल सकते हैं। तो 50 क्वेश्चंस इसमें हैं, तो ये भी 3 मार्क्स के होंगे, तो ये भी टोटल 150 मार्क्स का। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही इक्वल वेटेज के हैं, 150 मार्क्स एंड 150 मार्क्स। बट पार्ट बी के अंदर आपको काफ़ी सारी चॉइस मिल जाती है 150 क्वेश्चंस की। और पार्ट ए जो है उसके लिए जो सिलेबस है उसमें जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और जनरल बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आप हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 50 क्वेश्चन में से अगर यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे 25 क्वेश्चन तो जनरल बायोटेक्नोलॉजी से पूछते हैं, 25 to 30 क्वेश्चन, और वो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन अच्छा है तो। और इसमें सेल बायोलॉजी का अभी सिलेबस में भी देखेंगे तो सेल बायोलॉजी वगैरह सब कुछ है इसमें। और नेक्स्ट पार्ट जो सेक्शन बी रहेगा उसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसमें से आपको ओनली 50 क्वेश्चंस करने हैं और 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है। देन एग्जामिनेशन सीटीज के लिए काफ़ी चॉइसेस हैं आपके लिए। और अब इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, ऑनलाइन होगा। और 28 फरवरी से जो इसके फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी क्लोजिंग डेट है वो है 28 मार्च। तो ये आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा 13 मई को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस एक महीने के अंदर आप किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करेंगे, सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। अगर पार्ट ए के सिलेबस के बारे में देखें तो यहाँ एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है। अगर आपका एप्टीट्यूड सही है, अच्छा है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो काफ़ी इजी होता है। तो ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है। इसके अलावा जनरल बायोटेक्नोलॉजी में बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये आपका CSI नेट का एज इट इज़ CSI नेट जैसे ही सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 है CSI नेट की, उसके अकॉर्डिंग। तो बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। इसके अलावा DNA के टाइप्स, इसमें अल्फा हेलिक्स हैं, बीटा शीट्स हैं, वंडरवॉल इंटरेक्शंस हैं, और इसके अलावा थर्मोडाइनमिक्स के लॉज हैं एंड pH हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिट 1 जैसे ही हैं CSI नेट की। नेक्स्ट इसमें केमिकल काइनेटिक्स हैं, एंजाइमोलॉजी हैं। और सेकेंड यूनिट देखें तो मेथड्स इन बायोलॉजी, ये मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 12 एंड 13 जो है उसके जैसी हैं। तो ये CSI नेट जैसा ही सिलेबस है। इसमें भी SDS पेज हैं, और इसमें टेक्निक्स हैं लाइक जेल फिल्ट्रेशन, फ्रेट, और इसके अलावा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स हैं, एक्सरे, NMR, ये सारी जो हैं ये टेक्निक्स वाला पार्ट आ जाएगा जो CSI नेट के अंदर आपने अभी पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये सेल बायोलॉजी वाला पार्ट है, यूनिट नंबर 2, जो CSI नेट की यूनिट नंबर 2 है, उसके इक्विवेलेंट ये सिलेबस है सारा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो CSI नेट के जो पार्ट बी के जैसे क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। इसमें कैंसर, ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये वाला पार्ट, ये यूनिट 4 वाला पार्ट आ जाएगा। इसमें सेल डिवीजन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम है, एंड ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो सेल्यूलर प्रोसेसेस, जिसमें ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट आ जाएगा। जो
यूनिट नंबर 3 है CSI नेट की। तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन वगैरह आ जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। देन इसमें होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन जो इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट है यूनिट 4 का, वो एंड सेल सिग्नलिंग, ये यूनिट 4 वाला पार्ट आ जाएगा। तो लगभग इसमें देखा जाए तो सिलेबस सीएसआई नेट से सिमिलर है बिल्कुल। सेल्यूलर कम्युनिकेशन, इननेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ये यूनिट 4 वाले पार्ट आ गए हैं इसमें। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी RDT जो है वो भी आपका यूनिट 12 एंड 13 से मिलता जुलता है, जिसमें RDT आ जाएंगे। इसमें प्लाज्मिड, ये जो डीएनए आइसोलेशन टेक्निक्स हैं, डीएनए एंड आरएनए आइसोलेशन, इसके अलावा प्लाज्मिड, फेज, कॉस्मिड, बैक, येक, PCR, RT-PCR, ये सारे जो टेक्निक्स वाला पार्ट है ये आ जाएंगे। नेक्स्ट है RFLP, RAPD, AFLP और बायोसेफ्टी रेगुलेशन एंड IPR, ये थोड़ा डिफरेंट पार्ट हो जाएगा इसमें। और डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स, ये भी आप टेक्निक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें अब तक देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको हमने शायद नहीं पढ़ा होगा, CSI नेट के अंदर नहीं पढ़ा है। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको मास्टर्स के अंदर पढ़ते हैं बायोसेफ्टी रेगुलेशंस के को। तो ये मास्टर्स के अंदर, और इतना सा पार्ट अगर आपको स्मार्टली अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो जो मेजोरिटी वाला जो पार्ट है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि एक टॉपिक के पीछे पढ़ना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस तरह से परेशान हो जाते हैं कि एक जो टॉपिक नहीं मिल रहा है उसके पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है, जो ऑलरेडी जिससे बहुत सारा पोर्शन है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। सबसे पहले जो नहीं मिल रहा है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो उस पर फोकस ना करके जो सब मेजोरिटी वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन से अगर 30 to 35 क्वेश्चन भी आप फर्स्ट पार्ट में अगर करेक्टली कर लेते हैं, और सेकंड में आपको 50 में से 50 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, फिर भी अगर 45 क्वेश्चंस लेके चलते हैं तो इसमें जो कट ऑफ होती हैं वो अराउंड 200, आप मैक्सिमम 200 से 220, ये जनरल की कट ऑफ है। तो ये एक सेफ स्कोर हो सकता है। तो इतने मार्क्स अगर आ जाएं आपके तो आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें ये जेनेटिक्स वाला पार्ट आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, जीन कॉन्सेप्ट, एलील, मल्टीपल एलील्स, स्यूडो एलील्स, ये सारे हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। म्यूटेशन आ गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड स्पीशीज कॉन्सेप्ट इन आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया, ये वाला पार्ट भी हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी के अंदर। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये इवोल्यूशन वाला पार्ट आ गया। इसके अलावा जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, तो इससे काफ़ी शॉर्ट में अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये RFLP, PCR वही सेम वाला पार्ट इसमें रिपीट कर दिया है। फिश, गिश, इस तरह की टेक्निक्स। नेक्स्ट डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक्स, इसमें प्रोटियोमिक्स वाला जो पार्ट है इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने काफ़ी PYQs के वीडियोस बना रखे हैं। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व नहीं करके उसके जो सारे ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर चाहते हैं तो मैं और भी वीडियोस बना दूंगी। यहाँ पे मैंने 2010 से लेके 2020 तक 10 इयर्स के सारे क्वेश्चंस मैंने DBT JRF के सोल्व करवा रखे हैं। इससे आगे भी अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन सोल्व करवाऊं तो 2021 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा दूंगी इसमें। नेक्स्ट IPR, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स, ये सारे पार्ट ए के लिए ये सारे यूनिट्स थी, जो लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 75 से 80% जो सिलेबस है वो सारा CSI नेट के सिमिलर ही है।
इसमें पार्ट बी के अंदर देखें तो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, अभी हमने लास्ट टाइम ARS नेट के बारे में देखा था, तो उसमें भी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट था। तो ये सारे जो ये सारे जो एग्जाम हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं, इसमें सारे टॉपिक्स भी सिमिलर होते हैं। तो जो भी आप CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सबको ये सारे एग्जाम जरूर अपीयर होने चाहिए। बिकॉज अगर आपका कोई भी JRF क्वालिफाई होता है तो उसकी जो फेलोशिप होती है वो इक्विवेलेंट होती है सारी, और इसमें आपका आगे JRF आगे आपको लेक्चरशिप के लिए भी इक्विवेलेंट ही होती है इसकी। अब इसमें एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सीड टेक्नोलॉजी। अब ये सीड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, ये हम CSI नेट में नहीं पढ़ते हैं, बाकी ये सारा सिमिलर है बिल्कुल, जिसमें ये फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट, हार्मोनल कंट्रोल एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये लाइट कंट्रोल ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, जिसमें वो फोटोपीरियोडिज्म है या फिर फोटोट्रोपिन्स हैं, फाइटोक्रोम्स हैं, क्रिप्टोक्रोम्स है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं, ये सारे हम देखते हैं CSI नेट के अंदर भी पढ़ते हैं। इसके अलावा फोटो एसिमुलेट ट्रांसलोकेशन ये भी पढ़ते हैं फूड ट्रांसपोर्ट के अंदर। एंड प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन, ये माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट आ जाएगा, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम के बारे में हम देखते हैं, TDNA, ये सारा CSI नेट से एकदम सिमिलर सिलेबस है। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब ये इतना सा पार्ट है, इसमें से सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके पीछे नहीं पढ़ के ये सारा जो मेजोरिटी वाला पार्ट है उसको हमें प्रिपेयर करना है, ताकि इजीली एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सके। टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये भी वापस सिमिलर उसी तरह से यूनिट 13 और 14 वाला, यूनिट 12 एंड 13 वाला पोर्शन आ जाएगा। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग एंड जीनोमिक्स, एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस, इसको इस तरह से फैला के दे दिया है, बाकी CSI नेट के अंदर भी हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट, जिसमें बायोडाइवर्सिटी एक्ट वगैरह के बारे में दे रखा है इसमें। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, वो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी था, ये एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। अगर आपने यूनिट 7 जो एनिमल फिजियोलॉजी वाली जो यूनिट है वो अगर टारगेट की है CSI नेट के अंदर, तो ये वाले पोर्शन आप इजीली कर सकते हैं। एनिमल पैरासाइटोलॉजी, एनिमल वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैथोलॉजी, एनिमल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड सर्जरी, ये काफ़ी आपको इस तरह से इस जो सिलेबस है इसको इस तरह से इतना ज़्यादा सिलेबस देख के आपको घबराना नहीं है, बिकॉज जो क्वेश्चंस आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि बिल्कुल जो CSI नेट के अंदर पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। और पार्ट बी के अंदर आपको 150 में से ओनली 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो ये मेजोरिटी पोर्शन आप जो पोर्शन आपको आता है उसी को करके जाएं, उसी को बार बार रिवाइज करें, तो भी आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बिकॉज 150 में से 50 क्वेश्चंस को करना बिल्कुल ईजी रहता है। एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इनके लिए ये सारे इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ये सारे हैं। थर्मोडायनेमिक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से ये सारा सिलेबस आप देख सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, तो सिलेबस है, लेकिन इस सिलेबस को देखना है। इसमें जो क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं पार्ट ए के अंदर, वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो पेपर है ये बायोटेक्नोलॉजी बेट 24 का पेपर है। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम। इसको मैच करना है कि कौन सा साइकिल
कौन सा प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड एक्सपोर्ट होता है, पेरोक्सिसोम में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्शंस होती हैं। तो इस तरह से प्रोटीन का डिग्रेडेशन कहाँ होगा एंड टीसीए साइकिल कहाँ चलता है। तो ये इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो ये कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या बताता है, चारगाफ प्रिंसिपल क्या बताता है, तो बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए ये बताता है। इस तरह से आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। और अगर इसमें देखें अब बेट 23 का अगर पेपर देखें, इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टीडीएनए के बारे में पूछा गया है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें ये एक एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है। इसको भी आप इजीली, अगर आपका रीजनिंग पार्ट अच्छा है तो ये भी इजीली आप कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी एकदम इजी होगा। अब इसमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पूछा है। इनके कौन से ऑर्गेनेल्स के अंदर इनका खुद का जीनोम होता है। विच ऑफ दीज ऑर्गेनेल सेट आर जनरली इक्विप्ड विद देयर ओन जीनोम। तो हमें पता है किसके इसके अंदर ओन जीनोम होता है, गोल्जी के अंदर नहीं होगा, और क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं सीएसआई नेट के अंदर या फिर लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, क्वेश्चंस तो घुमा फिरा के वही पूछने वाले हैं, बिकॉज सिलेबस सेम है, ये अलग से कोई क्वेश्चंस ला नहीं सकते। और इसमें बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पीएच या सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ये आपका पोर्शन अगर अच्छा है तो आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें पीवाईक्यूज अगर आपको सोल्व करने हैं, आपको अगर आप चाहते हो इसके ऊपर वीडियोस पीवाईक्यूज के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।